मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट MCO 6 की यूनिट 3 मार्केटिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन बनता है इस यूनिट से कि व्हाट इज़ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हाट आर इट्स मेजर कंपोनेंट्स। तो अगर हम बात करें मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो इसके अंदर हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए। अगर हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स के पास इन्फॉर्मेशंस है तो वो अपने डिसीजंस को सही कर सकते हैं, और जिसके थ्रू अगर उनके डिसीजन सही होंगे तो उनका ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में सक्सेस होएगा, उनको बेनिफिट होएगा। लेकिन अगर उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो उस कंडीशन में वो कभी भी राइट डिसीजंस नहीं ले पाएंगे टाइम के ऊपर। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रेफर्स टू मेथड ऑफ कलेक्टिंग, sorting, analyzing and evaluating informations required for taking marketing decisions। तो मार्केटिंग डिसीजंस को लेने के लिए हमें जिस इन्फॉर्मेशन की नीड होती है उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उनको सॉर्ट आउट करना, एनालाइज करना और इवेल्युएट करना ही कहते हैं, एक तरह से कह सकते हैं मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। तो एक तरह से मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक मेथड है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, शॉर्ट आउट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। A marketing information system is an interactive structure of people's equipments and procedures to collect, short, interpret, evaluate, and provide timely and reliable information for use by marketing decision makers to improve their marketing planning, implementations, and control। इन इन्फॉर्मेशंस के थ्रू हमारे जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं वो अपने डिसीजंस को इफेक्टिव बनाते हैं, और उनकी जो भी मार्केटिंग प्लानिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं और कंट्रोल होते हैं, उसको और इम्प्रूव करते हैं। अगर इसके हम कंपोनेंट्स की बात करें मार्केटिंग इन्फॉर्मेशंस के, तो इसके चार तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है आपका इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम, दूसरा होता है मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम, तीसरा होता है मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, और लास्ट होता है आपका एनालिटिकल मार्केटिंग सिस्टम। फर्स्ट आता है हमारा द इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी रिपोर्टिंग को आगे फॉलो करने के लिए एक सीक्वेंस होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा अपने इवेंट्स की, अपने डिसीजंस की। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम। अब इसके अंदर हमें डाटा को कलेक्ट करना होता है और आगे दूसरे सीक्वेंस में उसको फॉलो करना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है। इसमें कौन कौन सा डाटा होता है जो कि कैसे हम रिपोर्टिंग की फॉर्म में आगे ट्रांसफ़र करते हैं या एक दूसरे को सबमिट करते हैं। जैसे कि आपके कितने हमें ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं, कितनी हमारी सेल्स हुई है, कितना हमारा इन्वेंट्री का लेवल है, हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स कितने हैं, अकाउंट पेबल्स कितने हैं। तो अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे कह सकते हैं मार्केटिंग मैनेजर्स के पास अवेलेबल होगी, तो इनका यूज़ कर कर वो इफेक्टिवली अपने बिजनेस डिसीजंस को ले पाएगा, जिसके थ्रू कि उसकी जो भी बिजनेस टेकिंग की एक एफिशिएंसी होती है उसको भी इंक्रीज कर पाएगा। इसके बाद आता है आपका मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि किस तरह इन्फॉर्मेशन को इनफॉर्मल वे में कलेक्ट किया जा सके। अब इनफॉर्मल वे में दो तरह से कलेक्ट करेंगे, एक तो करेंगे हम इंटरनली और दूसरा होगा एक्सटर्नली। अब इंटरनली की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो मैनेजर्स है अपने एग्जीक्यूटिव से बात कर कर, अपने टीम मेंबर से बात कर कर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी से भी कह सकते हैं डिस्कशन कर कर एक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं जो कि उनके काम आए, जिस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकें वो अपने डिसीजंस को लेने के लिए। तो वो तो हो गई उनकी इंटरनल। अब एक्सटर्नल के अंदर हम बात करेंगे कि हो सकता है कोई दूसरी कंपनीज के अंदर कोई एग्जीक्यूटिव काम करता हो, हमारा उसके साथ लिंक है, कोई दूसरी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं, डीलर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनके थ्रू की हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें जिसके थ्रू कि अपने हम बिजनेस डिसीजंस को इम्प्रूव कर सकें। इसके साथ ही साथ हम न्यूज़पेपर्स का यूज़ करते हैं, मैगजीन्स का यूज़ करते हैं, मार्केटिंग रिपोर्ट्स का या मार्केटिंग रिसर्च का यूज़ करते हैं इन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। अब बारी आती है कि मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम की। अब इसके अंदर होता है कि अभी तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है जो हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स फेस कर रहे हैं। तो नॉर्मली हम मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम के अंदर कलेक्ट करते हैं उस डाटा को जिसकी वजह से हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ रही है। ये स्पेसिफिक है हमारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। इसमें हम दो तरह से डाटा को कलेक्ट करते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी डाटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। तो मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं एक फॉर्मल प्लानिंग की जाती है कि हमें हमारी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। फिर देखेंगे कि वो प्रॉब्लम किस रीज़न से अराइज हो रही है, फिर उस रीज़न को हम सर्च करते हैं, फिर उसके रिगार्डिंग ही हम अपनी रिसर्च करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं कि किस तरह उस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सके। तो एक तरह से कह सकते हैं हमारा जो मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम है एक फॉर्मल और साइंटिफिक मेथड है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, क्योंकि पहले हम देखते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या है और फिर हम देखते हैं कि उस प्रॉब्लम को किस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से ख़त्म किया जा सके या सॉल्व आउट किया जा सके। और लास्ट पार्ट आता है इसके कंपोनेंट्स का आपके पास एनालिटिकल मार्केटिंग सिस्टम।
अब इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास इन्फॉर्मेशंस भी आ गई हैं, फॉर्मल वेज में भी, इनफॉर्मल वेज में भी, इंटरनल एक्सटर्नल हर तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हो गई हैं। अब उन इन्फॉर्मेशन का किस तरह यूज़ करेंगे हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स अपने बिजनेस डिसीजंस को लेने के लिए, मतलब उन इन्फॉर्मेशन को किस तरह डेवलप करना है, यूज़ करना है अपने मार्केटिंग मॉडल्स को, टेक्निक्स को, या अपनी कह सकते हैं प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए, अपने डिसीजंस को लेने के लिए। तो हमारा जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल होती हैं, ये हमारे मैनेजर्स को हेल्प करती हैं, मार्केटिंग मैनेजर्स को हेल्प करती हैं कि किस तरह वो इन कलेक्टिव जो डाटा हमारे पास होता है इसको सिंप्लीफाई कर कर अपने जो भी बिजनेस डिसीजंस होते हैं उनको ईजिली ले सकें। तो ये हमारे कंपोनेंट्स थे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशंस डेटा मार्केटिंग मैनेजर्स नीड फॉर मार्केटिंग डिसीजंस, कि कौन कौन सी तरह की इंफॉर्मेशंस की नीड होती है हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स को अपने मार्केटिंग डिसीजंस लेने के लिए। तो इन्फॉर्मेशंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बिजनेस के अंदर मार्केटिंग डिसीजंस को लेने के लिए। चाहे डिसीजन कैसा भी हो, हमें किस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं मार्केट में तो उसके लिए भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें किस तरह की मार्केट में एंटर करना है तो उसके लिए भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं हमारी मार्केट में तो उसके लिए भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो नॉर्मली हमारे पास दो तरह की प्रॉब्लम फेस करी जाती है हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स के थ्रू, जहाँ पर उन्हें इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है। तो सबसे पहला तो आपका जो प्रॉब्लम होती है, जो मेजर प्रॉब्लम फेस करी जाती है मार्केटिंग मैनेजर्स के थ्रू, पहली होती है मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एनालिसिस। हमें देखना होता है कि किस मार्केट में हमारे लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है, क्या वो मार्केट हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है, हमारे प्रोडक्ट उस मार्केट में स्टे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपने प्रोडक्ट को उस मार्केट में लॉन्च करते भी हैं तो उस मार्केट में हमारे लिए कौन कौन कॉम्पिटिटर साबित होगा, कौन थ्रेट हमारे लिए हो सकता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं उस मार्केट का डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सपोर्ट एनवायरनमेंट, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट और कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट। तो ये सभी इन्वायरमेंट की हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, जिसके थ्रू कि हम देखते हैं कि हमें किस मार्केट के अंदर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है और कौन वहाँ पर हमारे लिए थ्रेट है। दूसरा जो हमारे पास एक मेजर प्रॉब्लम देखी जाती है, दूसरी मेजर प्रॉब्लम वो है आपके पास कि देखते हैं अगर हमारा प्रोडक्ट ने लॉन्च किया मार्केट के अंदर और वो सक्सेस नहीं हुआ तो सक्सेस क्यों नहीं हुआ, इसका रीज़न क्या है और उसका क्या अल्टरनेटिव्स हम डेवलप कर सकते हैं। हमने कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, वो सक्सेस नहीं हुआ, तो हम देखेंगे कि उसका रीज़न क्या है। हो सकता है उसका रीज़न प्राइस वैल्यू हो, कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को कम प्राइस पर चाहते हो, कस्टमर्स उसकी वैल्यू और चाहते हो, कस्टमर्स उसके साइज से सेटिस्फाई ना हो, उसके कलर से सेटिस्फाई ना हो, या उनकी जो नीड है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना ही ना हो। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमें कलेक्ट करनी होती है कि किस रीज़न से हमारा प्रोडक्ट है जो मार्केट में फेल हुआ है। ये कुछ दो मेजर प्रॉब्लम्स होती है जिनकी वजह से हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशन की नीड होती है अपने मार्केटिंग डिसीजंस लेने के लिए। नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम मार्केटिंग रिसर्च, कि मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है और ये किस तरह डिफर है हमारी मार्केटिंग रिसर्च से। तो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, सॉर्ट आउट किया जाता है और मार्केटिंग मैनेजर्स को सप्लाई किया जाता है, जिसके थ्रू कि हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स उन इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर कर टाइम पर इफेक्टिव मार्केटिंग डिसीजंस ले सकें। और ये प्रोसेस जो होती है कंटिन्यूस चलती रहती है, एक परमानेंट प्रोसेस है ये। लेकिन जब मार्केट रिसर्च की बात करते हैं तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है किसी डाटा को कलेक्ट करने की, एनालाइज करने की उस इन्फॉर्मेशन को, जिसके थ्रू कि हम किसी एक स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम को दूर कर सकें। मतलब ये परमानेंट प्रोसेस नहीं है हमारी मार्केटिंग रिसर्च। जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तभी हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। अगर इनके पर्पज़ की बात करें, द मेन पर्पस ऑफ MIS इज़ टू प्रोवाइड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू मार्केटिंग मैनेजर्स एंड इनेबल दैम टू मेक इफेक्टिव मार्केटिंग डिसीजन। However, the main purpose of marketing research is to solve a specific market problem. तो अगर पर्पस देखें हमारा मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन का तो इसका मेन पर्पस होता है हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स को रिलायबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जिनका यूज़ कर कर वो अपने मार्केटिंग डिसीजंस को इफेक्टिवली ले सकें। लेकिन जब हम बात करते हैं मार्केटिंग रिसर्च की तो उनका मेन पर्पस होता है कि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम आ रखी है उस प्रॉब्लम को सोल्व आउट किया जा सके और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर कर। अगर हम स्कोप देखें इनके अंदर, जो MIS का स्कोप है, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का स्कोप है, वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा वाइड है। मार्केटिंग रिसर्च इसी का कह सकते हैं एक तरह का पार्ट है। और इसके अंदर हम ये नहीं कहते किसी हम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ही फोकस करते हैं, प्रॉब्लम को ही दूर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स जो भी डिसीजन चले वो इफेक्टिव डिसीजन हो और ये लाइफ टाइम, मतलब कोई भी डिसीजन उनका गलत ना हो, हर डिसीजन में उनकी हेल्प करी जा सके। लेकिन जब हम बात करते हैं मार्केटिंग रिसर्च की तो एक तरह से कह सकते हैं बहुत नैरो स्कोप है इसका, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि छोटी सी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना और उसके बाद ये अपने आप में ख़त्म हो जाता है, ऑब्सोल्यूट हो जाता है।
अगर नेचर देखें तो हमारा जो MIS का नेचर है कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं कि जनरल नेचर है इसका, मतलब ये सभी के लिए काम करता है, ओवरऑल प्रॉब्लम्स के लिए ये काम करता है। हमारे पास जो कोई भी प्रॉब्लम हो, हर तरह की प्रॉब्लम्स के लिए इसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। लेकिन हमारा जो मार्केटिंग रिसर्च होती है वो एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, उसके अंदर हम एक स्पेसिफिक और एक पर्टिकुलर नेचर की प्रॉब्लम के लिए ही इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो ये था हमारा कि किस तरह हमारा मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम अलग है हमारी मार्केटिंग रिसर्च से। तो शॉर्ट में आपने देखा कि मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक परमानेंट चलने वाली प्रोसेस है, जिसका मेन पर्पस होता है हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जिसके थ्रू कि अपने वो बिजनेस डिसीजंस को इफेक्टिवली ले सके। इसका जो स्कोप है बहुत ज़्यादा वाइड है, और ये भी कह सकते हैं एक जनरल पर्पस में काम करता है हमारा मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। मतलब हर तरह की प्रॉब्लम्स के लिए, हर तरह के डिसीजंस के लिए हम एक बल्क में इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते रहते हैं कंटिन्यूसली, उसी को हम कहते हैं मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। और मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम एक तरह से एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए ही इसको किया जाता है। इसका मेन पर्पस होता है अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करना, उसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा नैरो होता है। नेक्स्ट आपका डिस्कस सम इंपॉर्टेंट यूसेज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। तो सबसे पहला जो इसका यूज़ है हमारी मार्केटिंग रिसर्च का, वो होता है आइडेंटिफाई न्यू कस्टमर्स। न्यू कस्टमर्स को हम तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब हमारे जो पोटेंशियल न्यू कस्टमर्स हैं, कि जब हमारे पास हमारे प्रीवियस कस्टमर्स की लिस्ट हो, उनकी इन्फॉर्मेशन हो कि कौन कौन से लोग सोसाइटी के किस एज ग्रुप के, किस इनकम ग्रुप के, किस कह सकते हैं मैरिटल स्टेटस के लोग हमारे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। जब हमारे पास ये सभी इन्फॉर्मेशन होगी, उसके बाद हम इन इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर ही अपने न्यू पोटेंशियल कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट यूज़ है आइडेंटिफाई न्यू कस्टमर्स। दूसरा है गेट टू नो अबाउट योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। अब हमें ये भी देखना होता है कि अपने नए कस्टमर्स को तो हम टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको भी ध्यान रखना होता है कि वो हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं या नहीं है। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को हमारे प्रोडक्ट ने सोल्व आउट किया है, नहीं किया है। क्या हमारे प्रोडक्ट ने उनकी परचेसिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया है या नहीं किया है, या कौन कौन से पर्सनस हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट को अभी यूज़ कर रहे हैं। तो इन सभी इन्फॉर्मेशन को भी कलेक्ट करना होता है। हमें अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ भी कनेक्ट रहना चाहता है, क्योंकि वो भी फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, एक तरह से हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट का भी काम वो करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका सेट रियलिस्टिक टारगेट्स टू योर बिजनेस। अब हमारे बिजनेस के अंदर हमें अपने कुछ टारगेट को डिसाइड करना होता है, फिक्स करना होता है। वो हम तभी फिक्स कर सकते हैं जब हमारे पास हमारे पोटेंशियल कस्टमर या टारगेट कस्टमर्स की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। जब हमारे पास हमें पता है कि हमें किस ग्रुप को टारगेट करना है, किस पोटेंशियल कस्टमर्स को टारगेट करना है, अभी हमारे कस्टमर्स कौन है, तो उसके बिहाफ पर, उस डाटा के बिहाफ पर ही हम अपने फ्यूचर गोल्स को डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डेवलप न्यू एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजीज। जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होंगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है हमारे पास, हमने रिसर्च करी है, अपने हमने डाटा को एनालाइज किया है, उसको कह सकते हैं सॉर्ट आउट किया है, उसके बाद ही हमारे पास वो डाटा आया है। अब उसके थ्रू ही हमें प्रोडक्ट की क्या प्राइसिंग रखनी चाहिए, किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज़ करना चाहिए, कौन सा हमारा मार्केटिंग मीडियम्स होना चाहिए, हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटी है न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने की या नहीं है। तो ये सभी डिसीजन हम तभी ले सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज को इफेक्टिव तभी बना सकते हैं जब हमारे पास मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। नेक्स्ट है हमारे पास कि सॉल्व योर बिगेस्ट बिजनेस चैलेंजेस। अब हमारे पास जो भी चैलेंजेस होते हैं कि हमें देखना होता है कि हमारा मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर कोई कॉम्पिटिटर आ रहा है तो उसका क्या बेनिफिट है, उसके प्रोडक्ट की किस तरह क्वालिटी है, किस तरह के फीचर्स के साथ वो मार्केट में आ रहा है। तो इन सभी चीज़ों को हम तभी सॉल्व आउट कर सकते हैं, तभी खत्म कर सकते हैं जब हमारे पास मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन या मार्केटिंग रिसर्च की जो डाटा है वो अवेलेबल हो। नेक्स्ट आपका इन्वेस्टिगेट एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़। एक्सपेंशन का मतलब होता है कि अपने बिजनेस को बढ़ाने की बात हम करते हैं। हम अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को, अपनी सर्विसेज को बढ़ा तभी सकते हैं जब हमारे पास उसके पोटेंशियल कस्टमर्स या जो मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन हो, मार्केट रिसर्च हो, वो अवेलेबल हो प्रॉपर वे में। तभी हमें पता लगेगा कि किस लोकेशन में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, कहाँ पर ऐसा कह सकते हैं पोटेंशियल है किस स्टेट में, किस रीजन में, कि जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो सकते हैं। लास्ट आपका आइडेंटिफाई हाउ टू एक्सपेंड योर ऑफरिंग। अब इसके अंदर देखते हैं कि हम जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम लाइफ टाइम उसी सेगमेंट के अंदर काम करते रहें। हमारे पास अगर मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन होंगी, मार्केटिंग रिसर्च अवेलेबल होगी, तो उसके थ्रू हम देखते हैं कि मार्केट में कौन कौन से और प्रोडक्ट है जिनका पोटेंशियल बढ़ रहा है। हो सकता है जिस प्रोडक्ट सेगमेंट में हम काम कर रहे हैं उस सेगमेंट को छोड़कर कोई और नया सेगमेंट हो जो मार्केट में इंक्रीज हो रहा है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो हम उस सेगमेंट के अंदर भी अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को ऑफर कर सकते हैं। तो ये सभी हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास मार्केटिंग रिसर्च अवेलेबल हो। तो हमने देखा किस तरह हमारी मार्केटिंग रिसर्च जो है, ये नहीं है कि सिर्फ हमें बिजनेस स्टार्टअप करने में हेल्प करती है मार्केटिंग रिसर्च, उस बिजनेस को किस तरह कंटिन्यू करना है, हमारे बिजनेस का क्या साइज़ हो, क्या स्कोप हो, हमारा किस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस तरह हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल्स करें, किस तरह प्राइसिंग करें, डिस्ट्रीब्यूशन करें, किस तरह के बिजनेस स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करें। इन हर तरह के काम में, हर तरह के डिसीजंस में आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग रिसर्च।
नेक्स्ट आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा एंड मार्केट रिसर्च एंड मार्केटिंग रिसर्च। तो अगर हम प्राइमरी डाटा की बात करें, ये वो डाटा होता है जो कि फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, मतलब फर्स्ट पर्पस के लिए जब डाटा कोई कलेक्ट किया जाता है तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। ये पहले से अवेलेबल नहीं होता मार्केट में, इसको कलेक्ट किया जाता है, सॉर्ट आउट किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है और उसके बाद इसको एक फॉर्म में कह सकते हैं इंटरप्रेट किया जाता है जिसके थ्रू कि इसको यूज़ किया जा सके। इसको किस तरह कलेक्ट करते हैं प्राइमरी डाटा को? हमारे सेंसेस होते हैं, हमारी सैम्पलिंग होती हैं या हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं या कह सकते हैं हमारे एक्सपेरिमेंटेशंस होते हैं। इन सभी की हेल्प से हम अपने प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी डाटा की, तो ये वो डाटा होते हैं जो कि मार्केट में पहले से अवेलेबल होते हैं, हमें नीड होती है तो सिर्फ इस डाटा को उस फॉर्म में सेट करने की, इस डाटा को उस फॉर्म में अरेंज करने की जिस हिसाब से कि हमको इसकी नीड होती है। इसके अंदर हम देखते हैं हमारे पास बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं, मैगजीन्स अवेलेबल होती हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल हैं या ट्रेड की जो कह सकते हैं मैगजीन्स अवेलेबल हैं, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस अवेलेबल हैं, रिसर्च फर्म्स अवेलेबल हैं। ये सभी डाटा हमारे पास, इनके पास बहुत ज़्यादा डाटा अवेलेबल होता है। हमें जैसा डाटा चाहिए हम इनसे उस डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद उस डाटा को उस फॉर्म में, उस सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं जिसके हिसाब से हमें उसकी नीड होती है। मतलब ये डाटा हम पहली बार अपने पर्पस के लिए कलेक्ट नहीं करते, ये डाटा पहले से किसी ने कलेक्ट किया होता है, हम सिर्फ उस डाटा को मॉडिफाई कर कर अपने यूज़ में लाते हैं। तो ये होता है आपका सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट आपका मार्केट रिसर्च एंड मार्केटिंग रिसर्च। तो अगर मार्केट रिसर्च के बारे में बात करते हैं, मार्केट रिसर्च एक एलिमेंट है हमारी मार्केटिंग रिसर्च का। इट इज़ अ स्टडी ऑफ द मार्केट्स विच इज़ अंडरटेकन टू आइडेंटिफाई द साइज एंड ग्रोथ ऑफ द मार्केट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केट। इसके अंदर देखते हैं कि मार्केट का साइज़ क्या है, मार्केट में ग्रोथ का क्या पोटेंशियल है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं मार्केट के जो कि हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेंगे। इसके अंदर जो भी हम रिसर्च करते हैं वो हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स को एक तरह से हेल्प प्रोवाइड करते हैं कि उनके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन से मार्केट में उनके कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू कि अपने बिजनेस डिसीजंस को ईजिली ले सकें, इफेक्टिवली ले सकें। अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग रिसर्च के बारे में, तो ये एक ब्रॉडर टर्म हो जाता है कंपैरिजन टू हमारे मार्केट रिसर्च। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हम मार्केट को तो देखते ही देखते हैं, उसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारे कस्टमर्स की नीड क्या है, उनकी कह सकते हैं हम किस तरह के प्रोडक्ट को हमें डिज़ाइन करना है, किस तरह की प्राइसिंग हमारे लिए रखनी चाहिए मार्केट के अंदर। ये सारे डिसीजंस हम ये कह सकते हैं सारी रिसर्च जो होती है मार्केटिंग रिसर्च के अंदर करते हैं। कि मार्केट रिसर्च में हम सिर्फ मार्केट को देखते हैं, लेकिन मार्केटिंग रिसर्च के अंदर हम देखते हैं कि अब हमें किस तरह के कंज्यूमर्स के लिए काम करना है, मतलब कंज्यूमर्स कौन है सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, फिर किस तरह के प्रोडक्ट को हमें डेवलप करना है ये देखना पड़ेगा, किस तरह की प्राइसिंग वहाँ पर रखनी है, किस तरह के मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करना है, किस तरह के मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करेंगे, कौन से 4 पीस का हम किस तरह यूज़ करेंगे, किस तरह की हम पैकिंग करेंगे। मतलब ये सारे डिसीजंस हमें देखने होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में रिसर्च करनी होती है मार्केटिंग रिसर्च के अंदर। ये हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स को यूज़ करता है, उनको हेल्प प्रोवाइड करता है कि वो अपनी ड्यूटीज़ को ईजिली परफॉर्म कर सकें। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो एक लास्ट क्वेश्चन होता है इस यूनिट से, कि आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चनर प्रिपेयर करने के लिए आ जाता है। क्वेश्चनर किसी फॉर्म में आ सकता है कि आपको किसी स्पोर्ट्स वेयर के रिगार्डिंग क्वेश्चनर प्रिपेयर करना है, कि आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि पर्सन जो पब्लिक है वो किस तरह के स्पोर्ट्स वेयर को प्रेफर करती है। क्वेश्चनर आ सकता है कि कोई भी अगर ट्रैवलर है तो रेल की या रेलवे की सर्विसेज से सेटिस्फाई है या नहीं है। आपके पास क्वेश्चनर आ सकता है कि आप किस तरह के मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करते हो, कितनी बजट के फ़ोन को यूज़ करते हो और कितने टाइम तक आप उसका यूज़ करते हो, कितने दिन तक आप चलाते हो। तो अगर हम क्वेश्चनर की बात करें तो उसको 2 पार्ट में बनाया जाता है। एक पार्ट आपका पर्सनल डिटेल्स का होता है और दूसरा पार्ट होता है आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो अगर हम पर्सनल डिटेल के अंदर देखें तो इसमें आपका नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, मंथली इनकम, एरिया, एड्रेस, इन सभी को इंक्लूड किया जाता है। इनका मतलब क्या होता है कि एक तरह से हम देखते हैं अगर किसी कोई स्टूडेंट पे टिक करता है तो हमें ये पता लगेगा कि एक स्टूडेंट है, उसकी एज कितनी है और उस एज के हिसाब के फिर हम उसी की तरह औरों को भी प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर स्टूडेंट है उसकी एज 17 to 18 है तो मतलब 17 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनकी थिंकिंग भी कुछ काफ़ी हद तक उसी तरह की होएगी। अगर कोई हाउसवाइफ होती है ऑक्यूपेशन में तो हम देखेंगे कि हाउसवाइफ्स की कितनी सैलरी है, कितनी इनकम्स है, या फिर उनकी किस तरह की प्रेफरेंस होती है किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी सर्विसेज के लिए। तो इसलिए हम इन पर्सनल डिटेल को भी इंक्लूड करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चनर के अंदर। अब पर्सनल डिटेल के बाद हम देखते हैं कि अब प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पुटअप करें क्वेश्चनर के अंदर। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि स्पोर्ट्स वियर की, तो उसमें पूछ सकते हैं कि क्या उन्होंने कभी कोई स्पोर्ट्स वियर यूज़ करा है या नहीं करा। अगर उन्होंने करा है तो किस ब्रांड का करा है, उसका प्राइस वैल्यू क्या था, क्या वो उनके लिए कंफर्टेबल था या नहीं था, उसके बाद उन्होंने कोई ब्रांड को चेंज किया। मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के। अब आपको क्वेश्चंस पूछने किस तरह होते हैं
क्योंकि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आपका फिल करता है तो वो आपकी लिखने की कंडीशन में ज़्यादा नहीं होता, वो हर कोई यही प्रेफर करता है कि आपका जो क्वेश्चन हो MCQ की फॉर्म में हो या यस और नो के ऑप्शन में हो, जिसको हमारे जो भी कस्टमर्स हैं या जो भी सर्वेयर होते हैं वो ईजिली फिल कर सकें। आपके क्वेश्चनर की जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो काफ़ी सिंपल होनी चाहिए, जिसके थ्रू कि उसको फिल करने वाले पर्सन उसको ईजिली समझ सकें। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 9 या 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन की जो लिस्ट होती है बहुत लंबी हो जाएगी तो एक लेंथी हो जाएगी वो, जिसकी वजह से हमारे जो फिल करने वाले हैं वो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे और हो सकता है वो गलत डाटा भी वहाँ पर प्रोवाइड कर दें आपको। और आपके जो क्वेश्चंस की लेंथ होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चंस की लेंथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको रखना चाहिए 1 लाइन टू 2 लाइन्स तक ही उसके आपके क्वेश्चन हो, इसके अंदर आपके क्वेश्चंस खत्म हो जाने चाहिए। तो इन पॉइंट्स का यूज़ कर आप एक अच्छा क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं। तो ये आपके इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं, और अब आप मुझसे मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।